दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार को सलाम कीजिए, देश के सुप्रीम कोर्ट को सलाम कीजिए, देश के हाई कोर्ट को सलाम कीजिए, देश के उस हाई कोर्ट के जज को सलाम कीजिए जिसके घर पर नोट मिले। मतलब ये तो बीरबल की खिचड़ी बन गई है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले पता चला कि घर से नोट मिले हैं, कितने नोट मिले हैं पता नहीं चला था, फिर कहा गया 15 करोड़ नोट मिले हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक वीडियो साझा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद से अपने एक वेबसाइट पर वीडियो डाल दी 1 मिनट 7 सेकंड की कि नोट मिले हैं, जिसमें कुछ कर्मचारी या कुछ लोग जो वीडियो बना रहे थे वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि महात्मा गांधी में आग लग गई। और अब एक और वीडियो निकल करके सामने आई है, सुबह सुबह जब एनडीएमसी के कर्मचारी जिस रोड पर जज साहब का कमरा बंगला है उस रोड पर झाड़ू लगाने का काम कर रहे थे और झाड़ू में उनको नोट मिले और बाकायदा 25-30 नोट बताए जा रहे हैं। कुछ नोट जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर ये देखिए, यानी क्या ही कहा जाए। और सबसे बड़ा सवाल कि 12 घंटे के अंदर अंदर आखिरकार वो कमरा जिसके अंदर नोट थे, जिसकी वीडियो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने अपलोड कर दी है, वो सफाचट क्यों कर दिया गया, वो साफ क्यों कर दिया गया 12 घंटे के अंदर अंदर। सबसे पहले तो ये तस्वीर देखिए, उस पर भी बात करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा वो वहां पर रिपोर्ट कर रहे थे। सुबह सुबह एनडीएमसी के कर्मचारी वो झाड़ू लगाने का काम कर रहे थे और उनकी झाड़ू के अंदर वहां पर नोट मिले। वो भी हैरान, वो भी परेशान। और कायदे से ये जो जज साहब हैं ये वहां पर झाड़ू लगाने वाले लोगों को होली दिवाली पर भी शायद 500-700 रुपए नहीं देते होंगे, और अब 500 के नोट उनकी झाड़ू में बहते हुए जा रहे हैं। क्या हो रहा है इस देश में? मतलब नरेंद्र मोदी नोटबंदी के समय पर कहते थे कि ऐसे ऐसे काला धन वाले लोग थे जो अपने नालों में पैसा बहा रहे थे, नहर में पैसा डाल रहे थे, कहीं पर पैसे में आग लगा दे रहे थे। नरेंद्र मोदी बड़ी कहानियां सुनाते थे नोटबंदी के समय पर इस प्रकार से। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज मोदी साहब आपकी नाक के नीचे आपकी नोटबंदी, डिजिटल इंडिया सब कुछ आपने कर लिया और उसके बाद में जज साहब के घर से ये मिल रहा है, जज साहब ये कर रहे हैं। शर्म कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए, कोई तो जिम्मेदारी ले, सामने आए, कोई तो बताए कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है, कैसे ये सब कुछ हो रहा है। और केवल अभी इस एक जज का मामला नहीं है, पूरी न्यायपालिका कटघरे में आ गई है। और सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि जो ये वीडियो निकल करके आई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपलोड करने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट उस वीडियो के अंदर बता रहा है कि 1 मिनट 7 सेकंड तक ये वीडियो बन रही है, वहां पर नोटों के ढेर लगे हुए हैं, कुछ जल गए हैं, कुछ बाकी हैं, उसको सुबह सुबह साफ कर दिया गया। अब जो खबर छपी है आज टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में जो खबर छपी है उसके अंदर इस बात को छापा गया है कि 14 मार्च की रात को 11:30 बजे आग लगती है, लेकिन 15 मार्च की सुबह सुबह उस कमरे को साफ कर दिया गया। और सबसे मजेदार बात यह है, जब इस कमरे को साफ किया गया तब तक ना ये कमरा उस जज ने देखा जिसका ये बंगला है, जस्टिस वर्मा ने, और ना ही दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वो यहां पर पहुंच पाए थे। यहां यूं कहूं मैं कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वो लखनऊ में छुट्टी मना रहे थे होली की, और जिनके ये बंगला है यशवंत वर्मा वो उससे और आगे भोपाल के अंदर थे। वो अपनी पत्नी के साथ में और खुद भोपाल में बैठे हुए थे और वो शाम तक आते हैं, लेकिन सुबह सुबह कमरा साफ कर दिया गया। अब ऐसी बात क्या थी इस कमरे के अंदर कि इसको साफ करना जरूरी था? क्या जज ने ही कोई खेल रचा है? क्या यशवंत वर्मा ने ही किसी से कहा है? क्योंकि वो जानते हैं, जज है वो, यशवंत वर्मा हो सकता है कि बेहद शातिर दिमाग का आदमी हो और इसीलिए उसने कोई ना कोई शातिर चाल चली हो, क्योंकि जज इस बात को जानते हैं कि जिस वक्त में वो वारदात हुई उस वक्त में वो थे नहीं, उसको कमरे को साफ किया गया उस वक्त में भी वो नहीं थे, उस कमरे के अंदर कैश था या नहीं था ये उन्होंने नहीं देखा, तो क्या किसी ने स्टोरी प्लांट कर दी? वो ये भी कल को तर्क रखेंगे अपनी तरफ से कि अगर उस कमरे के अंदर कैश था तो उस कमरे के अंदर के कैश को क्यों नहीं मेरे आने तक वहां पर रखा गया?
क्या जज ने ही किसी को बोल करके और आनंद फानन के अंदर ये सफाई करवा दी? मात्र 12 घंटे के अंदर अंदर, मतलब रात को 11:30 बजे आग लगी और सुबह 12 बजे तक कमरा साफ हो गया। और आज नोट इतने हैं कि वो बताइए आप, 14 मार्च की रात आग लगी थी, 15 मार्च की सुबह कमरा साफ हो गया और आज 23 मार्च है, मतलब 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन बाद में एनडीएमसी के कर्मचारियों को पैसा मिल रहा है, या फिर ये पैसा ऐसे ही उड़ रहा था। एनडीएमसी के कर्मचारियों ने भी गौर नहीं किया, क्योंकि सूखे पत्तों का रंग और 500 के जले हुए नोटों का रंग तकरीबन एक ही जैसा होता है। आप बता नहीं पाएंगे अगर आप गौर नहीं कर रहे हैं तो। और कायदे से कई बार एनडीएमसी के कर्मचारी भी मुंह पर मास्क लगा करके सुबह सुबह जल्दी जल्दी में रोड साफ करने में लगे रहते, क्योंकि बेचारों को बहुत काम होता है। क्या पता उन्होंने अभी गौर करना शुरू किया है। ये 15 मार्च को जब कमरा साफ हो चुका है तो अभी तक ये जले हुए नोट कहां से आ रहे हैं? क्या किसी ने और प्लांट कर दिया कुछ वहां पर? क्या कोई और 25-30 नोट जला करके वहां पर फेंक करके चला गया है? मैं आपको बताऊं, अगर पुलिस चाहे, कानून चाहे, तो ये जो नोट आप देख रहे हैं, जरा देखिए, ये एनडीएमसी के किसी कर्मचारी ने अपने हाथ पर ये नोट लेकर के दिखाया है। इस नोट के ऊपर जो नंबर है, सीरियल नंबर, आप हैरान रह जाएंगे बात जान करके। मैं आपको बड़ी बात बताने जा रहा हूं। अगर पुलिस चाहे, सरकार चाहे, सिस्टम चाहे, तो ट्रैक भी कर सकते हैं वो कि क्या वाकई ये इस सीरियल नंबर का नोट कहीं किसी बैंक से अभी हाल फिलहाल में निकला है, 2-4-6 महीने में निकला है। अगर बैंक चाहे, सरकार चाहे, तो ट्रैक भी किया जा सकता है। बहुत हद तक कानून के पास में जब बहुत सारे रास्ते होते हैं, मैं सुधीर चौधरी वाली बात नहीं कर रहा हूं कि 2000 के नोट में चिप लगी होती है, 500 के नोट में भी चिप लगी होती है, वो बात नहीं है। लेकिन अगर पुलिस चाहे, सरकार चाहे या बैंक कर्मी चाहे, तो कहीं ना कहीं से सुराग निकाल सकते हैं कि जो सीरियल नंबर इन नोटों पर हैं, वो सीरियल नंबर के नोट किसके खाते से निकले, किसने निकाले, कौन से बैंक से निकले, और क्या ये पैसा वही पैसा है जो 98 करोड़ रुपए का लोन इन साहब ने लिया था जब ये सिंभावली शुगर मिल के निर्देशक थे। तो बहुत सारे सवाल हैं। दो बातें यहां पर समझिए आप। कमरा खाली किसने करवाया, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उस कमरे के अंदर ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज, गुप्त चीज रखी हुई थी जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता था, कि अगर वो चीज बाहर आ जाएगी तो देश की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। उसमें पैसा था, वो पैसा गैर कानूनी था। जाहिर सी बात है, किसी तरीके से उस पैसे को आप जायज नहीं ठहरा सकते हैं। तो जो पैसा वहां पर रखा हुआ था, उस पैसे को किसके कहने पर वहां से साफ करवा दिया गया, ये अभी तक गुत्थी नहीं सुलझी है। और अगर किसी अधिकारी ने वहां पर, फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने या पुलिस के अधिकारी ने साफ करवाया, जाहिर सी बात है फायर ब्रिगेड का काम नहीं है ये। फायर ब्रिगेड का काम तब तक है जब तक आग लगी हुई है। आग बुझ गई है तो फायर ब्रिगेड जो चीज जैसी है वो वहीं छोड़ करके चला जाता है। ये काम बाद में पुलिस का रहा है। और जाहिर सी बात है, कोई भी एसएचओ या और उससे थोड़ा और ऊपर लेवल का अधिकारी अपने आप ये सारा काम नहीं कर सकता है। और यहां पर जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये भी खड़ा हुआ है, पुलिस ने अब कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप 6 महीने तक के कॉल रिकॉर्ड या अपने फोन को ना तो मॉडिफाई कराएंगे, ना उसमें से कोई डेटा डिलीट करेंगे, और 6 महीने तक का रिकॉर्ड आप अपने पास में रखेंगे, ये कहा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछा भी है कि फोन किसका गया था, जज के घर में आग लग गई है, फोन किसका गया है। तो आज के अखबारों में खबर यही है कि पहले वहां पर जज के घर पर जो गार्ड तैनात हैं, उनका जो नौकर है, उन्होंने पीए को बताया, जज के पीए को बताया, और जज के पीए ने उसके बाद में फोन किया है फायर डिपार्टमेंट में, और फायर डिपार्टमेंट में जब कॉल गया है तो फिर उसके बाद में फायर डिपार्टमेंट के लोग आए हैं। अब फिर दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि वो वीडियो पहली बार किसको भेजी गई। जो वीडियो वहां पर बनी है, ये वीडियो आप देख लीजिए, ये वीडियो यहां पर बनी, यहां पर 2 कैमरे से वीडियो शूट हो रही है। हालांकि पता नहीं कितने कैमरे से वीडियो शूट हुई होगी, लेकिन एक वीडियो जब बन रही है तो गौर से अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है कि दूसरा कैमरा भी है, दूसरा फोन भी है,
जिसके अंदर एक और फोन आ रहा है, तो इसका मतलब 2 आदमी तो कम से कम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। हो सकता है कि और भी लोग शूट कर रहे होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये वीडियो पब्लिक की, अपलोड की अपनी वेबसाइट पर, तो इसको म्यूट नहीं किया। मतलब जैसी जो आवाज आ रही थी उतनी ही आवाज है। सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ 1 ही मिनट की वीडियो है या इससे बड़ी वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ ऐसे ऐसे कैमरा घूम रहा है, ऐसे ऐसे। इस वीडियो के अंदर पूरा 360 डिग्री कैमरा नहीं घूमा है। तो क्या सिर्फ एक तरफ के नोट वही दिखाए गए हैं? क्या बाकी कमरे के अंदर जितने नोट थे वो बच गए थे, वो सेफ थे, या वो भी जल गए हैं, या बाकी जल गए थे सारे, सिर्फ जो दिख रहे हैं वही बचे हैं? ये भी अपने आप में सवाल है। क्या बचे हुए बाकी नोट वो पुलिस ने जब्त कर लिए, या वहां पर जो भी लोग थे वो आपस में बांट ले गए? ये भी सवाल है। इस कहानी में इतने सारे ट्विस्ट हैं, कायदे से इस पर बॉलीवुड के अंदर एक फिल्म बननी चाहिए कि एक जज के घर पर कैसे जखीरा मिलता है नोटों का। सवाल यह भी है कि क्या जज ने ही आग लगवाई? जज ने हो सकता है कि यह कह दिया हो कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि जज ने हो सकता है कि पूरा का पूरा सीन पहले क्रिएट किया हो अपने दिमाग में, और उसके बाद में उस सीन को बाकी अपने वहां पर जो भी लोग थे उनके द्वारा अमल करवाया हो। जज ने हो सकता है कि अपने दिमाग से ये पूरा का पूरा सीन लिखा हो, पहले पूरी कहानी, पूरी स्क्रिप्ट लिखी हो कि मैं यहां पर हूंगा नहीं, तो इसका मतलब केस अपने आप आधा कमजोर पड़ जाएगा। हो सकता है कि वो पैसा पहले बेडरूम में रखा हो, उसको जानबूझ करके पहले वो शिफ्ट करवाया गया हो वहां पर उस कमरे के अंदर, ताकि ये कह दिया जाए कि ये कमरा तो खुला रहता है, इस कमरे के अंदर तो कोई भी आ जा सकता है, इस कमरे के तो 2 दरवाजे हैं, एक बाहर से खुलता है एक अंदर से खुलता है, क्या पता कोई बाहर से तोड़ करके अपना पैसा वहां रख करके चला गया हो। इस कमरे के अंदर तो कबाड़ भरा पड़ा रहता है, इसमें कोई अपनी जरूरी सामान या इतनी बड़ी धनराशि कैसे रखेगा? तो ये पूरी कहानी क्या जज ने स्क्रिप्ट के तौर पर तैयार की है कि मैं यहां पर हूंगा, यहां पर रहूंगा नहीं तो आधा ही केस वहां पर कमजोर हो जाएगा, और उसके बाद में मेरे आने से पहले कमरे को साफ करवा दिया जाए, ताकि और जो मेरे आने के बाद में अगर वीडियो रिकॉर्डिंग होती तो मैं और ज्यादा फंसता। हो सकता है कि वो भी पूरा का पूरा सीन जज ने ही क्रिएट करवाया हो। वरना मैं आपसे पूछता हूं, आपने हो सकता है कि किसी जगह पर कहीं पर कमरा लिया होगा, किराए पर कमरा। मैं बड़ा एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपको दे रहा हूं, आप लोग बताइए कि सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। आपने कहीं पर किराए पर कमरा लिया होगा, या चलिए आपने किराए पर कमरा लिया नहीं तो किराए पर कमरा किसी ने किसी को अपना दिया होगा। अगर कभी भी हम 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का किराए पर कोई कमरा लेते हैं, और उस कमरे के अंदर अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, कभी कोई घटना घट जाए, तो क्या आप या तो किराए पर ले रहे हो या किराए पर दे रहे हो? जिसका कमरा अभी है, जो कमरे का मालिक है अभी फिलहाल किराएदार है, यानी क्या उसके आए बगैर आप कमरे को खोल देंगे? आप कमरे के अंदर से सारा सामान वामान उसका हटा करके बाहर फेंक देंगे? नहीं, आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐसा करेंगे कि उस कमरे पर ताला लगा देंगे कि भाई उसको आने दो एक बार, वो आएगा, उसकी मौजूदगी में हम यहां पर ताला खोलेंगे और फिर चेक करेंगे, क्योंकि वो कल को आकर के कहेगा कि नहीं मेरा तो ये सामान नहीं था, मेरा ये सामान था, मेरा ऐसा नहीं था, मेरा वैसा था, मेरा इतना नहीं था, मेरा इतना था, या मेरा इतना नहीं था, मेरा तो सिर्फ इतना ही था। तो उसकी मौजूदगी में ही कमरा खोला जाता है। और अगर मान लीजिए बाई चांस कभी ऐसा होता है कि आग ही लग जाए, कभी शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए, कभी कुछ और हो जाए, तो इमरजेंसी में यह होता है कि ताला तोड़ना भी पड़ता है, ताला भी तोड़ दिया जाता है। तो भी क्या उसके बाद में अगर वहां पर कुछ आपत्तिजनक चीज मिलती है तो आप क्या करते हैं? उसके आए बगैर आप सब कुछ खोल करके बाहर फेंक देंगे? बताइए। आप नहीं फेंकते हैं साहब। आप क्या करते हैं? आप उसको ऐसे के ऐसे ही बंद कर देते हैं। एक एग्जांपल और लीजिए आप। मान लीजिए कि बाजार में कोई आपकी दुकान है और आपकी पड़ोसी की दुकान में कोई चोरी हो गई। आप सुबह सुबह पहुंचे दुकान खोलने के लिए, और हो सकता है कि आप सुबह 7-8 बजे दुकान खोल देते हो, आपका पड़ोसी 11-12 बजे आता हो, और पड़ोसी की दुकान में चोरी हो गई।
और पड़ोसी की दुकान में चोरी हो गई, कुछ सामान बाहर बिखरा पड़ा है, कुछ सामान अंदर है, आप देख रहे हैं शटर जो है वो आधा उठाया हुआ है या जो गेट है गेट को तोड़ा हुआ है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप ये करते हैं कि दुकानदार को सूचना देते हैं कि भाई, या तो अगर दुकानदार दिलेर आदमी है, सहन कर लेगा कि चोरी हुई है, कोई बात नहीं मैं जाकर के देखता हूं, तो आप उसको सीधे फोन पे बता देंगे क्योंकि आप उसके स्वभाव को जानते हैं। आप उसको कहेंगे कि भाई सुनील, तुम्हारी दुकान में ऐसे ऐसे बातें हो गई है, सलमान भाई जल्दी आ जाओ। आप बुला लेंगे उसको। या फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं वो सदमा सहन नहीं कर पाएगा, वो बेचारा दिल का आदमी, मरीज आदमी है, तो आप उसको कुछ ना कुछ बहाना लगा करके बुलाएंगे कि भाई सुलेमान जल्दी आ जाओ, आज मेरे को कहीं पर कुछ काम जाना है, आज थोड़ा सा तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ गई है, एक काम करो, आज तुम 11 बजे दुकान पर आते हो, आज थोड़ा 8-9 बजे तक आ जाओ। आप बहाने से बुलाते हैं उसको। और इन बिटवीन, इसके दौरान आप ये करते हैं कि दुकान में जो भी सामान इधर उधर पड़ा था, अंदर का तो आप अंदर ही रहने देते हैं, बाहर जो पड़ा हुआ, सड़क पर जो पड़ा हुआ दुकान है, उसको आप पैर वैर लगा करके, अपना हाथ भी नहीं लगाते हैं, पैर लगा करके डंडे से, झाड़ू से उसको आप अंदर ही धका देते हैं और जैसे तैसे करके कपड़े उपड़े से, ताकि फिंगरप्रिंट्स जो है आपके ना आए। मतलब एक मामूली आदमी भी इतने सारे एहतियात बरतता है। और जहां पर जज का बंगला है, जज का कमरा है, जहां पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वो शहर के अंदर नहीं है, वो जज शहर के अंदर खुद नहीं है, और ऐसे में कोई आता है, कमरे के अंदर आग बुझा देता है, सुबह आकर के सारे पैसे को उठा करके ले जाता है, सफाई करवा देता है। फिर उसके 8 दिन बाद में आज हम फिर खबर देख रहे हैं कि बाहर बंगले से जो है पैसे मिल रहे हैं। बताइए, सब कुछ आपको ऐसे ही लग रहा है या वाकई बहुत सारे झोल हैं? इतने झोल हैं इस कहानी के अंदर कि मत पूछिए। और अभी भी उस जज साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच चल रही है भैया। 3 चीफ जस्टिस और लगा दिए गए उसके पीछे। कब जांच होगी, कब कहानी सामने आएगी, पता नहीं। बहरहाल, जब तक आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस कहानी में, कौन कितना गुनहगार है, कौन क्या स्क्रिप्ट लिख रहा है, कौन फंसाया जा रहा है, कौन फंस रहा है और कौन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।